नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर की हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन विषय के बारे में, जिसमें हम आज यूनिट 2 का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सिनेमा की भाषा और सिनेमा के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो इसमें उद्देश्य वगैरह दे रखा है यहाँ पे सिनेमा की भाषा, उसमें शॉट्स कैसे लिए जाते हैं, सीन क्या होता है, दृश्यों का सीक्वेंस क्या होता है और सिनेमाई भाषा में प्रकाश संयोजन का क्या महत्व है, इसके बारे में बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो यहाँ से जैसे शुरू होता है कि सिनेमा वस्तुतः 19वीं शताब्दी का महान आविष्कार है। इस खोज ने मानव जीवन की कल्पना और रचनात्मक सोच को नई उड़ान दी है। सिनेमा विज्ञान होते हुए अपनी अभिव्यक्ति में कलात्मक और इस कारण ही समकालीन सभी कलाओं में सबसे अधिक शिक्षित होने के साथ सबसे अधिक प्रभावशाली भी है, क्योंकि इसमें कई अन्य कलाओं का मिश्रण भी है। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने सिनेमा के बारे में चर्चा करते हुए लिखा है कि आजकल कला की कोई भी चर्चा फिल्म को छोड़कर पूरी नहीं हो सकती। वह आज के युग की सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रतिनिधि कला है। फिल्म के निर्माण में कला और विज्ञान साधना और व्यवसाय, व्यक्तिगत रचनाशीलता और सामूहिक प्रयत्न का गहरा सामंजस्य होता है। फिल्म अनेक अर्थों में सामूहिक कला है। इसमें अभिनेता, निर्देशक, कथाकार, फोटोग्राफर, संगीतकार, गायक, वादक, नर्तक और तकनीकी ज्ञान विशेषज्ञों का सामूहिक योगदान होता है। और इसमें पूंजी की ज़रूरत होती है और बाजार की भी चिंता होती है। फिल्म का दर्शक समूह होता है और इस तरह फिल्म आधुनिक युग की सामूहिक कला बन जाती है। तो इसमें अगर प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक युग में जो फिल्म है वो सामूहिक कला किस रूप में है, या उस पर अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि किसी जो विचारक हैं उसके विचार लिखें फिल्म के ऊपर, तो इसका भी हम उदाहरण दे सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि अपनी अभिव्यक्ति में कलात्मक इस कला रूप में कथा, साहित्य, नाटक, कविता, संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी, कला, एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, वीएफएक्स, स्पेशल इफेक्ट्स के ज़रिए एक दिशा से एक बात करने की कोशिश की जाती है। सिनेमा साहित्य या अन्य कला माध्यम की तरह अपनी तरह की अनोखी कला है। वहाँ कई और कला रूप, विज्ञान, तकनीक मिलकर एक साथ एक कहानी मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो ये सब मिलकर के कहानी प्रस्तुत करते। सॉरी, ये पिक्चर थोड़ी ब्लर हो गई है, तो आप इसे किताब से देख लीजिएगा। यहाँ पे उसमें वही सब जो बातें हैं वो बता रखी है। नाटक अपनी प्रस्तुति में सिनेमा के करीब लगता है, लेकिन सिनेमाई भाषा में विभिन्न तरह के शॉट्स में कहानी कहने की कला सिनेमा को नाटक से अलग करती है। जैसे कि आपको पता हो कि जो नाटक होता है वो सिनेमा से पहले दिखाया जाता रहा है, लेकिन सिनेमा जो है वो नाटक से अलग होता है, क्योंकि सिनेमा में कई शॉट्स भी होते हैं अलग अलग प्रकार के, विशेष रूप से क्लोजअप शॉट। जब हम किसी चीज़ को बहुत करीब से लेते हैं कैमरे में, तो उसे हम क्लोजअप शॉट कहते हैं, क्योंकि वहाँ कितनी बारीकी से विश्लेषण संभव है वैसा नाटक में संभव नहीं है। इस विषय में विनोद लिखते हैं कि दरअसल एक अच्छी फिल्म हमें देखने सिखाती है। सिनेमा के यथार्थ से हम जीवन के यथार्थ को नई दृष्टि से देखने लगते हैं। यह दृष्टि किसी दर्शन से नहीं, फिल्म के उन छोटे छोटे दृश्यों और संवादों से उपलब्ध होती है। हर दर्शक उसे नया अर्थ देता है। फिल्म का पाठ हर दर्शक के साथ बदलता रहता है। सिनेमा ने किस्सा गोई की भिन्न भाषा को जन्म दिया है। तो यहाँ पे कि सिनेमा से हमें देखने सुनने की एक नई शैली विकसित होती है। हर किसी का अपना नज़रिया होता है किसी चीज़ को देखने सुनने का, और हर कोई हर किसी चीज़ का अलग अर्थ निकालता है। सिनेमा की इस नई किस्सा गोई की भाषा को समझने की दरअसल सिनेमा की अभिव्यक्ति की भाषा को समझना होगा, जो दरअसल कैमरे की भाषा है, क्योंकि मेन जो काम होता है इसमें कैमरे का ही होता है। तो जो भी आप भाषा इससे सीखते हैं, सिनेमा की अभिव्यक्ति की भाषा, वो दरअसल कैमरे की ही भाषा होती है। सिनेमा की भाषा क्या होती है, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जाएगा। साहित्य में जिस तरह सार्थक शब्दों के समूहों द्वारा वाक्य तथा वाक्यों से अनुच्छेद की रचना होती है, उसी प्रकार सिनेमा में
क्रमवार कई शॉट्स से मिल करके एक सीन्स के संयोजन से सीक्वेंस की रचना होती है। मतलब पहले शॉट्स आते हैं, फिर उसके बाद सीन आता है, फिर उसके बाद सीक्वेंस आता है, यानी कि क्रम। साहित्य में जो स्थान शब्दों का है, फिल्म में वही स्थान शॉट्स का है। इस विषय में क्रिश्चियन मेथ्स लिखते हैं, जहाँ से साधारण भाषा व्यवस्था की चरम सीमा पूरी होती है, वहाँ से सिनेमाई भाषा के रूप की सीमा आरंभ होती है, क्योंकि फिल्म निर्माण का प्रारंभिक बिंदु ही शॉर्ट होता है। इस बात को इस प्रकार समझा जा सकता है, देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि वहाँ पर शब्दों के समूहों द्वारा वाक्यों तथा वाक्यों से अनुच्छेदों की रचना होती है। लेकिन जो हमारे फिल्म होता है, उसमें जब शॉर्ट्स लिए जाते हैं तो उसमें शुरुआत में ही वाक्य बोले जाते हैं। तो इसका आरंभ ही वहाँ से होता है जहाँ से साहित्य के अंत होता है, साहित्यिक भाषा का। इस बात को इस प्रकार समझा जा सकता है कि सिनेमा में दिखने वाला एक शॉट दरअसल कई बार पूरे परिवेश, पात्र की मन स्थिति, स्थान आदि सभी को एक क्षण में व्याख्याखित कर देता है, जबकि साधारण भाषा में इतना सब कहने के लिए संभवतः एक अनुच्छेद लिखना पड़ सकता है। तो जैसे इसमें बताया जा रहा है कि इसमें अगर हम साहित्य में देखें तो बहुत बारीकी से चीज़ों का वर्णन करना रहता है, लेकिन सिनेमा में आप बहुत आसानी से शॉर्ट्स लेकर के उन चीज़ों का वर्णन कम समय में कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई लंबा चौड़ा अनुच्छेद लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिनेमा में सबसे पहले ग्रिफिथ ने दृश्यों को शॉर्ट्स में विभाजित किया था, जिसके बारे में मनमोहन चड्ढा लिखते हैं। जैसा आपने पढ़ा हो कि जो ग्रिफिथ थे, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे सिनेमा की, तो उसमें बताया था कि ग्रिफिथ ने सबसे पहले शॉर्ट्स को विभाजित किया था। ग्रिफिथ ने सबसे पहले पहचाना कि सिनेमा की मूलभूत इकाई रंगमंच की तरह दृश्य नहीं, शॉर्ट है। इसलिए उन्होंने एक दृश्य को कई शॉर्ट्स में विभाजित करना शुरू किया और इन शॉर्ट्स को जोड़कर एक दृश्य का निर्माण करा। सिनेमा में दरअसल पूरी कहानी को कहने के लिए उसे सीन में बांटा जाता है, फिर उस सीन को शॉर्ट्स में विभाजित किया जाता है। इन्हीं शॉर्ट्स से बने सीन को एक क्रम में लगाकर सीक्वेंस में कहानी को दर्शकों के सामने रखा जाता है। शॉर्ट सिनेमा की सबसे छोटी इकाई है, यानी निर्देशक का कैमरा ऑन होने और ऑफ होने के बीच का समय। उदाहरण के लिए मसलन दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो जैसे ही एक व्यक्ति बोलता है, निर्देशक के कैमरा उसके संवाद और जो उसके भाव होते हैं उनको कैद करता है, वह एक शॉट होता है। फिर दूसरे व्यक्ति पर कैमरा जाता है और इसी प्रकार प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद दूसरा शॉट लिया जाता है और इस प्रकार एक स्थान पर होने वाली बातचीत को कई शॉट्स में बांटकर शूट किया जाता है और इन शॉट्स को एक क्रम में जोड़कर सीन बनाया जाता है। अब यहाँ पे शॉट्स के प्रकार बता रखे हैं। शॉर्ट कट अवे, एक शॉट के बाद कट होता है जिसके बाद दूसरा शॉट जोड़ा जाता है, उसे कट अवे कहते हैं। एक शॉट पूरा हुआ, कट अवे, उसके बाद दूसरा शॉट शुरू हुआ, उसको कट अवे किया जाता है। साधारण भाषा कोड में जो जगह अर्थ विराम और पूर्ण विराम की सिनेमा की भाषा में उसी तरह इसे शॉट को जोड़ने के लिए आया हुआ पॉज या अर्ध विराम कह सकते हैं। बिना शॉर्ट कट अवे से सिनेमा के पर्दे पर कहानी कहना मुश्किल है। यही कई बार फेड इन, फेड आउट और कई अन्य इफेक्ट के साथ अगले शॉट के पहले जोड़ा जाता है। शॉट के प्रकार, सिनेमा में इस कहानी के लिए पूरी कहानी ज़रूरत के हिसाब से शॉट्स में विभाजित करनी पड़ती है। हर एक शॉट का अलग अर्थ होता है। सिनेमा की भाषा में शॉट के माध्यम से किस तरह कहानी कही जाती है, इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। बर्ड आई व्यू शॉट, यह शॉट फिल्मकार द्वारा किसी लोकेशन को स्थापित करने के लिए बहुत ऊपर से लिया जाता है। जैसे किसी जंगल या से किसी पहाड़ की शूटिंग करनी, पहाड़ का शॉट लेना है तो बहुत ऊपर से लिया जाता है, या किसी झरने या झील का। सिनेमा पहले इस तरह के शॉट हेलीकॉप्टर से लिए जाते थे, लेकिन अब तो शॉट ड्रोन, मतलब जो ड्रोन्स हैं उन पर कैमरा फिट करके ये सब शॉट्स लिए जाते हैं। इसी शॉट में फिल्मकार फिल्म की कहानी किसी देश या शहर की स्थापित करता है। मास्टर शॉट,
इसे एस्टेब्लिशिंग शॉट भी कहते हैं। फिल्म में कहानी किस जगह की और किस परिवेश की इसे बताने के लिए अक्सर इस तरह के शॉट का प्रयोग होता है। जैसे कई मूवीज़ होती है जिसमें जो अभिनय करता होता है उसके गांव इत्यादि के बारे में बताना होता है, या कि वहाँ के परिवेश के बारे में बताना होता है कि मूवी किस पर आधारित है। उस पर जब कहानी सुनाई जा रही होती है तो इसे एस्टेब्लिशिंग या मास्टर शॉट भी कहते हैं। इस शॉट में नायक के आसपास का माहौल, उसकी पृष्ठभूमि को स्थापित किया जाता है। पुरानी मूवीज़ में भी ज़्यादा होता था और अभी की समय की मूवीज़ होती हैं उनमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। फुल शॉट, इसमें किसी कलाकार के पूरे परिवेश को पूरे शरीर को दर्शाया जाता है। इसी को लॉन्ग शॉट भी कहते हैं। इसके ज़रिए कलाकार के हाव भाव और एक्शन को भी दिखाया जाता है। मिड शॉट, इस शॉट में कलाकार के जो शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा होता है सिर से कंधे तक का, उसको दिखाते हैं। मिड क्लोजअप शॉट, इस शॉट में कलाकार के हाव भाव को मिड क्लोजअप शॉट में इस शॉट में कलाकार के हाव भाव को बारीकी से दिखाने के लिए कंधे से चेहरे तक का हिस्सा दिखाया जाता है। क्लोजअप शॉट, जब एक चरित्र के भावों को करीब से चेहरा ऊपर नीचे कर देखता है तो उसे क्लोजअप कहते हैं। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, इसमें कलाकार के चेहरे के भाव को रिकॉर्ड किया जाता है। हालांकि यह शॉट कलाकार के अलावा किसी वस्तु या दृश्य का भी हो सकता है, जब फिल्मकार यह चाहता है कि दर्शक उस विशेष भाव या वस्तु की डिटेल को ज़्यादा गौर से देखे। जैसे किसी गहने की हो गई, या किसी म्यूजियम में अगर कोई कीमती चीज़ रखी है और उसका शॉट लिया जा रहा है तो उसको ध्यान से दिखाया जाता है, तो वह इस शॉट का प्रयोग करता है। जब किसी दृश्य में केवल होंठ, आँख या फिर कोई अन्य अंग दिखाया जाता है तो वे भी क्लोजअप शॉट के उदाहरण होते हैं। OTS, ओवर द शोल्डर, फिल्म में इस तरह का शॉट दो व्यक्तियों की एक्सट्रीम बातचीत में प्रयोग होता है। जब दो व्यक्ति अपने आमने सामने बात करते हैं तब एक व्यक्ति के बोलने पर दूसरे व्यक्ति के कंधे से बगल से यह शॉट इस तरह लिया जाता है कि जिसमें बोलने वाला और सुनने वाला दोनों शॉट में दिखाई दे, लेकिन एक कलाकार का ही चेहरा दिखाई दे, दूसरे का कंधा ही दिखाई देता है। फेस टू फेस, जब शॉट लिया जाता है, इस शॉट में दो व्यक्ति जब आमने सामने बात करते हैं तो इसमें दोनों ही पात्र साइड से दिखते हैं और इसमें दोनों कलाकारों का कमर से ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है। लो एंगल शॉट में किसी वस्तु या पात्र को महिमा मंडित या शक्तिशाली दिखाने के लिए कैमरे को तुलनात्मक रूप से नीचे रखा जाता है ताकि वे जो चीज़ है वो बड़ी दिखे। जैसे अगर किसी मूर्ति को भव्य दिखाना है, या किसी मंदिर को भव्य दिखाना है, या उसका महिमा मंडित करना है, तो कैमरे को लो एंगल शॉट से लेंगे तो जो सामान्य आकार से बड़ी भी दिखेगी और सबसे अलग दिखेगी। अक्सर इस तरह का शॉट एक्शन फिल्मों में हीरो या विलन को और खतरनाक दिखाने के लिए स्थापित करने के लिए किया जाता है। हाई एंगल शॉट, किसी वस्तु या पात्र को कमतर या प्रभावहीन दिखाने के लिए कैमरे को तुलनात्मक रूप से ऊपर रखा जाता है ताकि वह व्यक्ति या वस्तु अपने सामान्य आकार से छोटा और नगण्य दिखाई दे। कभी कभी इस एंगल का इस्तेमाल पात्रों के अंदर की घबराहट और डर को दिखाने के लिए भी किया जाता है। तो ये इसमें शॉट्स के प्रकार हो गए। अब हम इसमें बात करेंगे दृश्य की। सिनेमा की भाषा में शॉट के पश्चात महत्वपूर्ण है सीन। एक तरह भाषा में जैसे शब्दों से वाक्य बनता है, ऐसे ही कई शॉट्स से यानी सीन यानी दृश्य बनता है। शॉट्स तो सही क्रम में जोड़ने पर दृश्य या सीन का निर्माण होता है। दृश्य या सीन से तात्पर्य है कि एक स्थान पर एक समय पर लिए गए सभी शॉट्स से मिलाकर दृश्य बनता है। जैसे किसी फिल्म में घर के भीतर दो व्यक्तियों की एक के बीच बातचीत चल रही है, उनकी उस समय की सारी बातचीत चाहे वो कितनी ही देर क्यों न चले, एक दृश्य है। एक स्थान पर एक समय पर लिए गए सारे शॉट से मिलकर एक दृश्य बनता है और इन दृश्यों को कहानी के अनुसार जोड़कर फिल्म का निर्माण होता है। तो ये सब बातें थी इसमें। और फिर दृश्य का जो क्रम होता है वो कैसे डिसाइड होता है। सीक्वेंस से मतलब है जब सिनेमा में सभी दृश्य को आसानी से कहानी के क्रम के अनुसार एडिटिंग के समय एक क्रम से लगाया जाता है तो उसे क्रम या सीक्वेंस कहते हैं। हर दृश्य को सीक्वेंस में लगाना
उसे ही क्रम कहते हैं। जिस प्रकार शॉट से मिलकर सीन बनता है, उसी प्रकार सीन से मिलकर सीक्वेंस बनता है। सिनेमा में शूटिंग कहानी के क्रम से नहीं होती, बल्कि उसे सुविधानुसार अलग अलग क्रम से शूट किया जाता है। फिर एडिटिंग के समय उन्हें क्रम से जोड़कर कहानी बयां की जाती है। इन सब के सही और प्रभावशाली क्रम में लगाए जाने के बाद ही फिल्म तैयार होती है। तो ये बात थी क्रम की। फिल्म निर्माण में सीक्वेंस का बहुत महत्व होता है। सीक्वेंस से यही तय होता है कि फिल्म की कहानी को रोचक ढंग से कहा गया अथवा नहीं। जिस तरह कविता तथा कहानी में अनावश्यक शब्दों को हटा देने से वे और निखर जाती है, उसी प्रकार से किसी फिल्म में जो कहानी होती है उसमें जो अनावश्यक सीन होते हैं जिनके कोई मतलब नहीं होता, उनको हटाने से फिल्म और भी ज़्यादा निखर जाती है। सिनेमा की भाषा में जिस तरह एक शॉट की तुलना भाषा में वाक्य से कर सकते हैं, उसी तरह सीक्वेंस की तुलना एक अनुच्छेद से कर सकते हैं। हालांकि सिनेमा की इस भाषा को और प्रभावशाली बनाने में प्रकाश संयोजन और पार्श्व संगीत का भी विशेष योगदान होता है। बैकग्राउंड साउंड और जो लाइट होती है, लाइट कंपोजिशन, उसका तो पता ही है, बहुत बड़ा योगदान होता ही है। बैकग्राउंड साउंड हर सीन के बाद, हर सीन में मतलब जब बजता है आवश्यकता अनुसार, तो उसका जो भाव होता है सीन का वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। प्रकाश संयोजन का महत्व। सिनेमा में सिर्फ कैमरे की भाषा नहीं होती, बल्कि कैमरे के जरिए जो कुछ फिल्माया जाता है वह सब सामयिक रूप से फिल्म की भाषा होती है। और इसमें प्रकाश संयोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि वह उस भाषा को और अर्थवान बनाता है। कैमरा पात्रों के मनोभावों को और गहराई से दर्ज करता है। सिनेमा में कई तरह की लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लाइट फिल की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट, साइड लाइट, रैब बैंड लाइट, बटरफ्लाई लाइट, बाउंस लाइट, सॉफ्ट लाइट आदि लाइट्स के प्रकार होते हैं। इसमें इन लाइट्स का उपयोग करके जो फिल्मकार है या जो डायरेक्टर है वो फिल्मों में बहुत ज़्यादा और प्रभावशाली बना सकता है फिल्मों को। इस प्रकार से जो फिल्में होती हैं उनके सीन और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से निखर करके हमारे सामने आते हैं। तो इसमें और जैसे कि हमें बातें बताई जा रखी हैं, जैसे कि इस प्रकार के प्रकाश संयोजन द्वारा फिल्मकार अपनी फिल्म की भाषा को और प्रभावी और संप्रेषणीय बनाता है। दरअसल कैमरे के जरिए जो कहानी कही जाती है उसमें प्रकाश संयोजन का विशेष महत्व है। जो मैंने आपको बताई वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सही प्रकाश संयोजन कैमरे की भाषा की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। प्रकाश संयोजन द्वारा निर्देशक न केवल कहानी के अनुरूप परिवेश को जीवंत बनाता है, बल्कि किरदार के मनोभावों को समझने में भी दर्शक की मदद करता है। विशेष रूप से हॉरर फिल्मों में आपने देखा हो जो प्रकाश संयोजन होता है वो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। और अगर वैसा नहीं होगा तो फिर मूवीज़ को देखने में या जो दर्शक होंगे उस मूवी को नहीं ठीक से समझ पाएंगे, उस मूवी से तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। फिर इसमें जो बैकग्राउंड साउंड है उसका महत्व बता रखा है कि बैकग्राउंड साउंड किसी भी शॉट को प्रामाणिक और यथार्थ बनाने में मदद करता है। सिनेमा की आभासी और जो यथार्थ को वास्तविक अनुभव करने में इसका विशेष योगदान होता है, क्योंकि जो भी सिनेमा में होता है वो तो काल्पनिक होता है, लेकिन उसको जो कल्पना होता है उसको वास्तविकता में चेंज करने के लिए बैकग्राउंड साउंड का यूज़ किया जाता है। परिवेश को जीवंत करने वाले बैकग्राउंड साउंड संयोजन, जो कि एक शॉट लेने के बाद फिल्म को रियलिस्टिक बनाने के लिए बाद में जोड़ा जाता है, उसे फॉली साउंड भी कहते हैं। मतलब शॉट लेने के बाद जो फिल्मों में साउंड जोड़ जाते हैं रियलिस्टिक बनाने के लिए, उसे फॉली साउंड कहते हैं। जैसे दरवाजे की आवाज़, जूते चलने की आवाज़, और फिर जो भी उसमें बाकी की आवाज़ें होती हैं। कई बार शॉट लेते समय ये आवाज़ स्पष्ट रूप से कैमरे में दर्ज नहीं हो पाती, इसलिए ज़रूरत के मुताबिक नकली चीज़ों के ज़रिए बाद में रिकॉर्ड किया जाता है और एडिटिंग के समय शॉट के साथ मिक्स किया जाता है। तो ये लंबी प्रक्रिया होती है मूवीज़ बनने की, इसलिए समय लगता है हर चीज़ में। आजकल की अधिकांश एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर और साइंस फिक्शन फिल्मों के ज़रिए इनके महत्व को समझा जा सकता है, क्योंकि
इन मूवीज़ में इनका बहुत महत्व होता है, बैकग्राउंड साउंड, लाइट कंपोजिशन और भी बाकी चीज़ों का। अब यहाँ पे सिनेमा के प्रकार बताए जा रखे हैं। भारतीय सिनेमा को कहानी के ट्रीटमेंट और प्रस्तुति के लिहाज से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक व्यावसायिक सिनेमा और दूसरा समानांतर सिनेमा। इस सिनेमा को यूँ समझा जा सकता है कि किसी भी कहानी पर कुछ सेट फार्मूलों के हिसाब से जो फिल्म बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना होता है, व्यावसायिक सिनेमा कहलाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में बदलाव लाना होता है, उसको समानांतर सिनेमा कहते हैं। और जो प्रांतों की विशेष भाषा, संस्कृति और जीवन शैली को ध्यान में रखकर उन विशेष दृश्यों के लिए बनाई जाती है, उन्हें क्षेत्रीय सिनेमा कहते हैं। जैसे बिहार की कोई क्षेत्रीय मूवी हो गई, हरियाणा की कोई क्षेत्रीय मूवी हो गई, पंजाब की कोई क्षेत्रीय मूवी हो गई, या फिर बंगाल की कोई क्षेत्रीय मूवी हो गई, ओडिशा की क्षेत्रीय मूवी हो गई। जो उनकी क्षेत्रीय भाषा, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनके जीवन शैली पर आधारित है। तो ये सब क्षेत्रीय सिनेमा के प्रकार आते हैं, सिनेमा का प्रकार है। क्षेत्रीय सिनेमा का प्रचार प्रसार कई बार उसी राज्य विशेष तक ही सीमित रहता है, जबकि जो समानांतर व्यावसायिक सिनेमा होता है उसका पूरे देश और पूरे विश्व, कभी कभी इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। व्यावसायिक सिनेमा। भारत में हर साल सभी भाषाओं की कुल 1600 से ज़्यादा फिल्में रिलीज होती हैं। व्यावसायिक या मुख्य धारा के सिनेमा से आशय उन फॉर्मूला फिल्मों से होता है जिनमें एक साथ एक्शन होता है, कॉमेडी होती है, रोमांस होता है, सस्पेंस होता है, मेलोड्रामा, रोना धोना जिसे कहते हैं, जैसे सारे मसाले डाले जाते हैं। इन फार्मूला फिल्मों में दर्शकों की मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, सस्पेंस, मेलोड्रामा सब कुछ डाला जाता है, जिनका कई बार फिल्म की कहानी में कोई सीधा संबंध नहीं होता या तर्कहीन होते हैं। वर्तमान में व्यावसायिक सिनेमा में आइटम नंबर, हिंसा और उत्तेजक दृश्य की खास जगह बन गई है, जैसा आपने देखा होगा। भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला और भोजपुरी भाषा में बनने वाली अधिकांश फिल्मों को हम श्रेणी में रख सकते हैं। व्यावसायिक सिनेमा में फिल्मों का ट्रेंड दर्शकों की पसंद और झुकाव के हिसाब से बदलता रहता है। जब दर्शकों को कोई चीज़ पसंद आती है, जब उसका ट्रेंड चलने लगता है, तो जो फिल्मकार होते हैं, फिल्म निर्माता होते हैं, वे सब भी उन्हीं चीज़ों को बनाने में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं और उसी से उनको ज़्यादा कमाई भी होती है। हालांकि पिछले 2 दशक से कुछ नए फिल्मकारों ने व्यावसायिक और समानांतर सिनेमा के बीच की रेखा को हल्का करने की कोशिश की है, लेकिन फॉर्मूलाबद्ध सिनेमा अभी भी अपनी जगह बनाए हुए है। हिंदी सिनेमा की आज भी अधिकांश प्रदर्शित होने वाली फिल्में फॉर्मूला फिल्में ही हैं। समानांतर सिनेमा। समानांतर सिनेमा से आशय भारतीय सिनेमा में ऐसे जन सरोकारी और यथार्थवादी कला आंदोलनों संबंधी फिल्मों से है जिनमें समाज के यथार्थ न केवल यथावत फिल्मांकित किया हुआ होता है, बल्कि व्यावसायिक सिनेमा के विशुद्ध मनोरंजन और अतिरंजन से युक्त कहानियों में से अलग आमजन की कहानियों को प्रमुखता से जगह मिली है। सिनेमा ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तर पर सिनेमा में नए प्रयोग भी किए हैं। 1925 में जैसे बाबूराव पेंटर की साफकारी पाश और उसके बाद आई 1937 में दुनिया ना माने, ये सब समानांतर सिनेमा के प्रकार हैं। समानांतर सिनेमा पर आधारित फिल्में हैं। भारतीय सिनेमा में सामाजिक और यथार्थवादी आंदोलन के रूप में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल और चेतन आनंद द्वारा की गई फिल्म नीचा नगर को देखा जा सकता है। इन फिल्मों ने उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। 1950 से 1970 के दशक के दौरान कई नए फिल्मकारों ने नव यथार्थवादी कलात्मक सिनेमा को पूरी प्रतिबद्धता के साथ दर्शकों के सामने रखा। इनमें सत्यजीत रे, ऋतिक घटक, मृणाल सेन, गुरुदत्त, वी शांताराम आदि फिल्मकार हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे फिल्मकार प्रमुख थे यथार्थवादी कलात्मक सिनेमा में, समानांतर सिनेमा में। इनकी फिल्मों ने भारत में सचेतन यथार्थवादी कला सिनेमा की न केवल नींव रखी, बल्कि इनकी फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार जीते। समानांतर सिनेमा की प्रमुख फिल्म पाथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर्ण संसार, 2 बीघा जमीन, प्यासा, नागरिक, जनतांत्रिक और अभिजन आदि है।
1970 से 1980 के बीच समानांतर सिनेमा की इस परंपरा के को कई प्रतिभाशाली फिल्मकार मिले, जैसे कि श्याम बेनेगल, मणि कौल, और फिर इसमें अडूर गोपाल, गोविंद निहलानी, सईद मिर्ज़ा, कुमार साहनी, गुलजार आदि अहम इस दौर की फिल्में थी। उसकी रोटी, आषाढ़ का एक दिन, अंकुर, निशान, 36 चौरंगी लेन, माया दर्पण, दुविधा, स्वयंवरम, दस्तक, दीक्षा आदि। 1990 के बाद से समानांतर सिनेमा की धारा अवरुद्ध हो गई। बढ़ते पूंजी के दबाव और लगातार कम होते सरकारी सहयोग के कारण, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सरकार ने इसके लिए कोष का निर्माण किया था ताकि ऐसी फिल्म जो हैं वो उनका विकास हो, लेकिन फिर धीरे धीरे सरकार ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाना कम कर दिया। और फिर धीरे हालांकि नई आई फिल्मकारों की पीढ़ी ने समानांतर सिनेमा के बीच की रेखा को धूमिल करते हुए कुछ ऐसी फिल्में बनाई जिन्हें दर्शकों ने भी पर्याप्त सराहा। ऐसे फिल्मकारों में प्रमुख है राम गोपाल वर्मा, ऋतुपर्णा घोष, विशाल भारद्वाज, राजू हिरानी, अनुराग कश्यप, विनोद चोपड़ा, आमिर खान आदि। तो इन्होंने भी समानांतर सिनेमा से जुड़कर फिल्में बनाई। फिर बात आती है क्षेत्रीय सिनेमा की। क्षेत्रीय से तात्पर्य, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, किसी विशेष राज्य की भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखकर जो भी सिनेमा बनाया जाता है उसको क्षेत्रीय सिनेमा कहा जाता है। इसका प्रदर्शन अखिल भारतीय स्तर पर नहीं होता। भारत में बांग्ला, तमिल, मलयालम, मराठी, कन्नड़ सिनेमा न केवल देश में बल्कि विदेश में भी विशेष उपस्थिति दर्ज की है। विशेष रूप से बांग्ला फिल्मकारों ने अपनी कला की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दर्ज की है। भारत में लगभग 20 भाषाओं में सिनेमा बनता है। हिंदी के अलावा बांग्ला, तमिल, मराठा, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती, छत्तीसगढ़ी, असमिया प्रमुख है। तो ये सब भाषाएं हैं जिनमें क्षेत्रीय सिनेमा बनता है। जैसे यहाँ पे कन्नड़ सिनेमा के जो प्रमुख फिल्मकार है उसमें गिरीश कार्नाड, गिरीश कासरवल्ली, ये सब आते हैं। जीवी अय्यर प्रमुख हैं। मलयालम फिल्म उद्योग को मॉलीवुड कहा जाता है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। मलयालम सिनेमा सामाजिक फिल्मकारों वाली फिल्म बनाने के लिए जाना जाता है। 1928 में बनी विगत कुमारन से मलयालम सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है। तो उसमें इसके जो प्रमुख फिल्मकार हैं उसमें अडूर गोपाल कृष्ण और टीवी चंद्रन का नाम लिया जाता है। मराठी सिनेमा का आरंभ जो वो दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित फिल्म जो भारतीय सिनेमा की पहली मुख्य फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र 1913 से माना जाता है। तब से लेकर अब तक मराठी सिनेमा ने उत्तरोत्तर विकास किया है। फिर 1960 में तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में पहली बोलती फिल्म कालिदास रिलीज हुई। तमिल सिनेमा को कॉलीवुड भी कहते हैं। एक मॉलीवुड हो गया जो मलयालम है, तमिल सिनेमा को कॉलीवुड, और एक तेलुगु है उसे टॉलीवुड कहते हैं। एक समय हिंदी सिनेमा से प्रभावित होने वाली तमिल सिनेमा आज हिंदी सिनेमा को अपने कला से लगातार प्रभावित कर रहा है। आपको भी पता होगा, अब जितनी भी दक्षिण भारत की जो मूवीज़ है, जैसे मलयालम मूवीज़ हो गई, तमिल मूवीज़ हो गई, उनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा अलग होती हैं जिन्हें दर्शक अब बहुत पसंद भी करते हैं। और जो बॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं उसे कम अब देखा जाता है। और जितनी भी अब मूवीज़ आ रही हैं तेलुगु भाषी मूवीज़, उन सबको हिंदी में जो डब कर दिया जाता है, जिससे उसका प्रभाव जो होता है वह दक्षिण भारत में ही नहीं, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उन सब में स्टेट्स में देखा जा सकता है। सिनेमा के प्रकार। सिनेमा आज मानव जीवन में इतना अधिक घुल मिल गया है कि इसे शब्दबद्ध करना असंभव नहीं तो कठिन तो है ही। यह एक जनसंचार व्यवसाय का एक ऐसा कला माध्यम है जिसमें लेखन, अभिनय, नाटक और तकनीकी आदि का समावेश होता है। इस प्रकार यह समेकित कला है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं अपितु एक पूरी टीम या समूह की सृजनात्मक समाहित रहती है। इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल सिनेमा के विषय में है। तकनीकी रूप से सिनेमा एक ऐसा विशिष्ट कला माध्यम है जो बिंदुओं को चलती फिरती हिलती डुलती तस्वीरों में परिवर्तित कर सुनी सुनाई को आंखों देखी बना देता है। इससे सिनेमा और अधिक विश्वसनीय हो जाता है। जैसे मैं बताया, बातें आ रही हैं सामने, तकनीकी बात है इसमें।
जब हम सिनेमा के प्रकार या वर्गीकरण की बात करते हैं तो विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण सिनेमा में दिए हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और उदाहरण के लिए मूक सिनेमा, संवाद सिनेमा, तकनीकी आधारित सिनेमा जैसे साइंस फिक्शन मूवीज होती है, अव्यवसायिक सिनेमा, समानांतर सिनेमा और क्षेत्रीय सिनेमा, स्वतंत्र उत्तर सिनेमा, स्वतंत्र और फिर स्वतंत्रता और 21वीं सदी का सिनेमा। और इसमें जो भी मूवीज बनती है दलित पर, स्त्रियों पर, पर्यावरण पर, आदिवासी या किन्नर या थर्ड जेंडर पर, तो वो सब सिनेमा आ जाता है। तो इसमें ये सब सिनेमा के ही प्रकार दिखाए जा रखे हैं, जैसे शिक्षा और विज्ञान के विकास को दिखाने वाली फिल्में, किसी महापुरुष, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता या सामाजिक आंदोलन के प्रेरणा के जीवन पर आधारित सिनेमा आदि आदि अनेक आधारों पर सिनेमा का वर्गीकरण किया जाता है और कई कोटियां सिनेमा के वर्गीकरण की ही हो सकती हैं। एक फीचर फिल्म यानी रूपक और दूसरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी वृत्तचित्र मुख्य है। फीचर फिल्म में फीचर शब्द से आशय कथा शैली है। फीचर फिल्म मूलतः व्यवसाय को ध्यान में रखकर मनोरंजन हेतु बनाई जाती है। इस प्रकार की फिल्मों की लागत पूंजी बहुत अधिक होती है। तो आपको भी पता होगा कि जो फीचर फिल्म होती है जैसे बाहुबली इत्यादि होगी और भी कई जो हज़ारों करोड़ की मूवीज होती है, उनके निर्माण में बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है। जैसे अमेरिकन मूवीज़ होती है हॉलीवुड की, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, शायद इंडियन जीडीपी का 10% उसमें वहाँ के मूवीज़ बनाने में लगाया जाता है। फीचर फिल्में कल्पना पर आधारित होती है, कई बार किसी यथार्थ घटना या पात्र का अतिरंजनापूर्ण रूप से फिल्मांकन भी इनमें रहता है और इनमें ग्लैमर की भरमार होती है। इस प्रकार सिनेमा को फॉर्मूलाबद्ध सिनेमा भी कह सकते हैं। तो इसमें जैसे मार धाड़, बलात्कार का प्रतिशोध इत्यादि ये सब बातें आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बॉलीवुड की कई मूवीज़ रहती है वो सिमिलर ही रहती है हर मूवीज़, पुरानी मूवीज़ को भी आप देखेंगे, नई मूवीज़ को भी, तो उसमें एक हीरो रहेगा, एक हीरोइन रहेगी, एक विलन रहेगा और इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द कहानी घूमते रहती है। लेकिन जो समानांतर सिनेमा होता है उसमें सब लोगों को जोड़ा जाता है, समाज, पॉलिटिक्स, आर्थिक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मूवीज़ बनाई जाती है। किसी एक व्यक्ति के आगे पीछे ये मूवी नहीं घूमती। फिर इस प्रकार फिल्मों को सामान्यतः सिनेमा घरों में दिखाया जाता है। फीचर फिल्मों का वर्गीकरण सामान्यतः पारिवारिक फिल्में, प्रेम प्रधान फिल्में, हिंसा प्रधान फिल्में, सामाजिक फिल्में, राजनीतिक फिल्में, हास्य प्रधान फिल्में आदि प्रमुख है। डॉक्यूमेंट्री सिनेमा में किसी सत्य घटना, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, जैसे कि किसी बाढ़ पे आधारित कोई मूवी है, किसी टेररिस्ट पे आधारित कोई मूवी है, मतलब उसमें जैसा दृश्य को बताया जाता है, न्यूज़ एंकर जो होते हैं वो बताते हैं, या कोई क्राइम सीन है उसकी रिपोर्टिंग करते वक्त बताया जाता है, या किसी केस के बारे में केस स्टडी पर बात की जाती है डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ में। तो ये सब डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के अंतर्गत ही आता है। डॉक्यूमेंट्री में यथार्थ की सृजनात्मक व्याख्या होती है। इस प्रकार की फिल्मों का मुख्य उद्देश्य सूचना या शिक्षा देना होता है। फीचर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में वृत्तचित्र दोनों पर तुलनात्मक रूप से गौर करके स्पष्ट होगा कि फीचर फिल्म में कथा की प्रधानता होती है जबकि वृत्तचित्र में विचार प्रमुख होता है। छोटे पर्दे यानी टीवी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म अधिक प्रभावी सिद्ध हुई है। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के अनेक प्रकार हैं, जैसे सूचनात्मक डॉक्यूमेंट्री, यात्रापरक डॉक्यूमेंट्री, शोधपरक डॉक्यूमेंट्री, सामाजिक डॉक्यूमेंट्री, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री। आपने गंगा पर डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, और जो इन्फ्लेशन जो हुआ था, विश्व आर्थिक मंदी, उसके ऊपर भी आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी। नोटबंदी पर भी आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी। भी बीबीसी की जो गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री आई थी, आपने उसके बारे में सुना होगा और कुछ लोगों ने उसे देखा भी होगा। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। टेलीफिल्म से आशय है जो सिर्फ टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाली बनती है। इन फिल्मों की शुरुआत ही इसी उद्देश्य से कि देश में विकास अभियानों से जनता को अवगत कराया जा सके। इन फिल्मों में माध्यम से जन स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ग्रामोद्योग, आवास निर्माण, बाल विकास, साफ सफाई आदि सभी विषयों के द्वारा ग्रामीण जनता को प्रेरित किया जाता है।
विज्ञापन फिल्में विज्ञापन से संबंधित होती है। जैसे किसी कंपनी दुकानदार अपने उत्पादों से सेवाएं बेचने हेतु बनाई जाने वाली फिल्में विज्ञापन फिल्में कहलाती हैं। अधिकांशतः इन फिल्मों में सुप्रसिद्ध नायक नायिका, खेल जगत के व्यक्तित्व या अन्य कला क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति को लेकर बनाया जाता है। एनिमेशन तथा कार्टून फिल्में। एनिमेशन यानी कार्टून, जो भी कार्टून्स होते हैं जैसे डोरेमोन, शिनचैन हो गया, परमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, ये सब बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इन फिल्मों में दंत कथाएं, पौराणिक कथाएं, काल्पनिक कथाएं, प्राचीन घटनाओं, ऐतिहासिक तथ्यों की कथ्य को ध्यान में रखकर फिल्म निर्माण किया जाता है। जैसे हनुमान पर, रामायण पर मूवीज आती है, महाभारत में कार्टून वाली जो मूवी है, और फिर उसके बाद गणेश पर आती है, शिव पर आती है, और कृष्णा पर आपने देखा होगा, छोटा भीम पर आपने देखा होगा। तो ये सब जो एनिमेशंस मूवीज़ है, इस प्रकार की फिल्मों को देखने में समाज के बड़ा वर्ग, बच्चे बूढ़े आदि सभी रुचि रखते हैं। तो आजकल एनिमेशन तथा कार्टून फिल्मों की बड़ी बड़ी धूम है। तो ये सब बातें हो गई। ये अभ्यास के लिए कुछ यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं। जैसे सिनेमा के विषय में किसी प्रसिद्ध सिद्धांतकार के विचार लिखे। तो अभी हमने बात की थी जो पंडित थे उनके बारे में, हम उनके विचार इसमें लिख सकते हैं। सिनेमा की भाषा के बारे में हम बात कर सकते हैं कि उसकी भाषा जो रहती है वो कैमरे की भाषा रहती है। शॉट कितने प्रकार के होते हैं, मास्टर शॉट के बारे में हमने बात करी, और फिर हमने शॉर्ट कटअवे के बारे में, सिनेमा में प्रकाश संयोजन और क्षेत्रीय सिनेमा, व्यावसायिक सिनेमा, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को इसकी आवश्यकता है तो कृपया कर उसे ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।